दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसी सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म जो कि आपके दिमाग के ताले खोल देगी। फिल्म की कहानी को इतनी बढ़िया तरीके से उलझाया गया है कि आखिर तक समझ ही नहीं आ पाता कि असली शैतान है कौन। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी को, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। फिल्म का नाम है द वुल्फ ऑफ स्नो होलो। कहानी की शुरुआत होते ही हमने एक कपल पीजे और ब्रायन को देखा जो कि स्नो होलो नाम के एक टाउन में वेकेशन मनाने के लिए आए होते हैं। और ये टाउन फेमस है स्कीइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं और अब बर्फ का सीजन शुरू होने वाला था और इसीलिए ये दोनों लोग भी यहाँ पर आए थे। खैर अब रात में ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो पीजे की यहीं के दो लोकल हंटर्स के साथ बहस हो जाती है, जिसमें उन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी। पीजे बेवजह ही उड़ता तीर ले रहा था। खैर ये दोनों खाना खाकर वहां से निकल जाते हैं और जैसे कि आप बाहर देख ही पा रहे थे आज फुल मून की रात थी। खैर अब पीजे अपने लॉज पर पहुंच जाता है जहां ये लोग स्टे कर रहे थे। खास बात ये थी कि आज पीजे ब्रेन को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। खैर इधर पीजे तैयारियों में लगा हुआ था तो वहीं ब्रेन जाती है पोल के पास, जो कि इस एरिया में टैक्सीडर्मी करने वाला एक इकलौता आदमी है। टैक्सीडर्मी का मतलब है जानवरों की खाल को निकालकर उनका कोई स्टैचू बनाना। और वही लेने के लिए ब्रायन जा रही होती है और साथ ही जिस लॉज में रुके होते हैं वो भी पोल का ही था। खैर अब ब्रायन के वापस आने के बाद ये दोनों हॉट टब में मजे करते हैं, जिसके बाद पीजे शावर लेने लगा और ब्रायन बाहर थी कि तभी पीजे को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर चेक करने गया और बाहर जाते ही इसे चक्कर आ गए, क्योंकि इसके सामने ब्रायन की कटी फटी बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी लाश के साथ पंजों के निशान भी थे। खैर अब अगले दिन हमने एक पियक्कड़ पुलिस वाले जॉन को देखा जो कि पिछले 6 सालों से शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है और 3 साल से ये शोबर है, लेकिन अब इससे गुस्सा बहुत आता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसका डिवोर्स भी हो रखा है और ये अपनी बेटी जेना के साथ रहता था। लेकिन जेना भी इसके साथ ज्यादा खुश नहीं है और जल्द ही वो अपने नए कॉलेज में शिफ्ट होने वाली है इसे छोड़कर। खैर अब जॉन के पास एक फोन आता है और वो क्राइम सीन पर पहुंच गया, जहाँ पर उसका डैड यानी शेरिफ हेडली पहले से ही मौजूद था और साथ ही कई सारे पुलिस अफसर भी। लेकिन इसमें मैन है जॉन की साथी जूलिया। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ब्रायन की बॉडी से कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट भी शामिल था। अब क्योंकि अगर ये बात बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हॉलीडे सीजन स्टार्ट होने वाला है जो कि इस टाउन का मेन इनकम सोर्स है। और ये घटना के बारे में सुनकर तो कोई भी इस टाउन में नहीं आएगा, तो ये लोग फैसला करते हैं कि इस बात को पब्लिक नहीं किया जाएगा, इसलिए पीजे को भी वापस से भेज दिया गया है। तभी हमने यहाँ पर पॉल को देखा जो कि पुलिस पर चिल्ला रहा था कि जल्दी से रोड खाली करो, मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी, मेरी जान ले लेगी नहीं तो वो। उसे पुलिस का यहाँ होना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसे भी नहीं पता था और शेरिफ पहली बार इतने भयानक मर्डर को देखकर सदमे में था, क्योंकि ये वैसे ही एक हार्ट पेशेंट है और जॉन को डर है कि कहीं उसके फादर को दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए वो उन पर ज्यादा बोझ न डालते हुए खुद ही ये केस संभालता है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया उन हंटर्स से बातचीत कर रही होती है तो वो इसे बताते हैं कि पीजे बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, तो इसीलिए पीजे पर भी शक था। इन लोगों ने काफी कोशिश की इस बात को दबाने की, लेकिन फिर भी ये खबर किसी तरह से फैल चुकी है और इस मर्डर को कोई आम मर्डर नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये किसी वुल्फ मैन का काम बताया जा रहा है। अब टाउन में जितने लोग थे उनमें एक डर का माहौल बन गया था और साथ ही पुलिस में भी, लेकिन जॉन को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये काम किसी इंसान का है, ना कि किसी वेयरवुल्फ का। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ब्रायन बचपन में इसी टाउन में रहा करती थी और ये एक काफी जरूरी जानकारी हो सकती है। हालांकि जॉन के साथ ही चाहते थे कि ये केस FBI को सौंप दिया जाए, लेकिन जॉन को खुद पर पूरा यकीन था। लेकिन आज भी फुल मून की रात थी। इसके बाद हमने आगे स्की कोच हैना को देखा जो कि काम से अपने घर वापस आ रही थी कि तभी उस पे भी वेयरवुल्फ का अटैक हो जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये अटैक करने वाला सच में एक बेयरवुल्फ है, 2 पैरों पर चलने वाला एक खतरनाक दानव। वो यहाँ पर हैना की जान ले लेता है और सुबह को फिर से पुलिस को हैना की बॉडी मिलती है और इस बार भी पिछली बार की तरह हैना की बॉडी से उसके बॉडी पार्ट्स गायब थे, यानी कि इस बार उसका सर गायब था। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। अब पिछली 2 रातों में 2 मर्डर हो चुके हैं, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि आखिर ये कर कौन रहा है। सभी को लगता है कि ये कोई शैतान है, लेकिन जॉन को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि जरूर ये कोई इंसान है। हालांकि ये वैसे जॉन भी हो सकता है क्योंकि इसकी पहले ही हरकतें काफी अजीब हैं और इसे गुस्सा भी बहुत आता है, जो कि वेयरवुल्फ की एक निशानी होती है। और तीसरे हैं इसके दांत। अब इस टाउन में रोज कोई ना कोई मर रहा था, इसीलिए इस टाउन के लोग पुलिस से बहुत गुस्सा हो गए। ऊपर से बो नाम के एक ऑफिसर ने यह अफवाह फैला दी है कि ये खून करने वाला कोई वेयरवुल्फ ही है।
अब इस सबसे जॉन काफी टेंशन में आ जाता है और 3 साल ना पीने के बाद वो फिर से पीना शुरू कर देता है। खैर अब वो आकर जॉन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो इस अफवाह को फैलाने के लिए। लेकिन जॉन इस सब से इतना गुस्सा था कि वो बो को जॉब से ही निकाल देता है। वो यहाँ पर सभी को समझाता है कि देखो भेड़िया मानव जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो और काम पर लग जाओ। लेकिन अब जूलिया जॉन को उन डेड बॉडीज की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें पाया गया था कि उनकी बॉडी पर सच में भेड़िए के पंजों के निशान हैं। साथ ही भेड़िए के बाल भी पाए गए हैं और बॉडी की हालत साफ बता रही है कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता। खैर अब इन सारी बातों पर शक मजबूत होने के चलते जॉन ने अपनी बेटी को भी समझाया कि वो अलर्ट रहे और घर में रहे। अगली सुबह जूलिया और जॉन जब काम पर जा रहे थे कि तभी उनके ऊपर कोई बियर बोतल फेंक कर मारता है। जब उन्होंने कार से बाहर उतर कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। खैर अब इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया गया जो कि आबादी से दूर अपनी आरवी में रह रहा है और वो यहाँ पर ड्रग्स ले रहा था। खैर अब ये दोनों ऑफिसर यहाँ से सीधा जाते हैं पीजे के घर उससे कुछ सवाल पूछने। लेकिन पीजे बताता है कि मैंने वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं देखा था, जिसके बाद ये दोनों उसे ब्रायन का सामान देकर यहाँ से निकल पड़े। और जाने से पहले जूलिया ने पीजे को अपना कार्ड भी दे दिया। साथ ही पीजे उनसे कहता है कि अगर क्लेयर मिल जाए तो उसे अरेस्ट मत करना, बल्कि तब तक उसके चेहरे पर गोलियां मारना जबकि उसके चेहरे के आर पार जमीन न दिखने लगे। इसके बाद हमने आगे लिज नाम की एक औरत को देखा जो कि अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी एक लंबा और अजीब आदमी आकर उसके पास बैठ गया और उससे काफी अजीब बातें करने लगा। इससे वो लिज नाम की औरत काफी अलर्ट हो जाती है और वो सीधा जाती है पुलिस को कॉल करने। लेकिन इससे पहले ही वो आदमी यहाँ से निकल गया। उसने पुलिस को सारी बात बता दी और फिर शुरू होती है टाउन के लोगों से पूछताछ। और इस पूछताछ में हमने पॉल और हंटर को भी देखा। इसी बीच जॉन को ये भी पता लगता है कि उसके फादर की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वो उनसे घर पर रेस्ट करने को कहता है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते। खैर अब रात में जब लिज अपनी बेटी के साथ घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे मरी हुई हिरन दिखाई दी और ये औरत बेवकूफ़ी करते हुए अपनी गन लेकर गाड़ी से बाहर जाती है। और हम आज भी देख पाते हैं कि फुल मून है आज भी। उस हिरन के ऊपर एक इंसानी हाथ का निशान था। इससे पहले कि लिज कुछ समझ पाती कि तभी वो भेड़िया उसके सामने आकर उसे खत्म कर देता है और उसकी बेटी को भी। अगले दिन इनकी बॉडी पहुंचती है मॉर्ग में, जहां पर कि जॉन डॉक्टर से लड़ने लगा क्योंकि वो इसे कोई भी काम की बात नहीं बता पा रहा और इसी टेंशन में जॉन दिन रात पीने लगा। खैर अब अगली सुबह हमने फिर से उसी आर्मी वाले आदमी को देखा जो कि एक डेड बॉडी को जला रहा है और ये भी काफी लंबा चौड़ा आदमी है और साथ ही इसके एक हाथ पर वुल्फ का टैटू भी बना है। जॉन भी अपनी छानबीन में लगा हुआ था और अब वो वेयरवुल्फ के बारे में भी पढ़ रहा है, लेकिन उसकी सोच अभी भी अलग है और साथ ही टैक्सीडर्मी पर लिखी पॉल की किताब भी वो पढ़ रहा था। खैर पुलिस लिज के ऑफिस को चेक करती है और उसे चेक करने पर पता लगता है कि जो आदमी उससे मिला था उसने इसे फोन भी किया था और उसकी बातों से लग रहा था कि वो लिज को पसंद भी करता था। उसका फोन ट्रेस करते हुए ये लोग उस फोन तक पहुंच जाते हैं जहां से वो कॉल की गई थी, लेकिन वो फोन भी पब्लिक फोन निकला, किसी काम का नहीं। खैर अब किलर का पता ना लगने की वजह से पूरे टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि अब पुलिस ही पूरे टाउन में घूमकर किलर को ढूंढेगी। साथ ही शेरिफ की हालत बिगड़ रही है, इसलिए जॉन नहीं चाहता कि वो इनके साथ आए तो वो उन्हें सीधा हॉस्पिटल भेज देता है। उधर जॉन की बेटी जेनिस से कर्फ्यू का फायदा उठाकर पहुंच जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंह काला करने। वो अपनी कार में होते हैं कि तभी देखते हैं कि पड़ोसी काफी घबराए हुए थे और वो इसलिए क्योंकि वो भेड़िया इनकी कार के पास खड़ा था। ये रिपोर्ट मिलती है जॉन को और इसीलिए वो सीधा निकल जाता है और आज भी हम देख पाते हैं कि फुल मून है। वैसे एक महीने में इतने फुल मून होते नहीं हैं। खैर अब टॉम तो कार से निकल कर भाग गया था और वहीं छोड़ गया था जेनिस को, वो फंस गई थी कार में। लेकिन जॉन सही टाइम पर यहाँ पहुंच जाता है और आकर फायरिंग शुरू कर दी। तो भेड़िया तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भेड़िया को देखकर इतना हैरान नहीं हुआ जितना कि अपनी बेटी को। अब वो समझ नहीं पाता कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाए या भेड़िए के पीछे जाए। लेकिन यहाँ पर जेनिस अपने फादर पर ही गुस्सा करती है क्योंकि वो ड्यूटी के बारे में सोच रहा था। हालांकि यहाँ पर गलती जेनिस की ही थी, जॉन को इसका मुंह लाल कर देना चाहिए था क्योंकि जब हर रोज एक औरत मर रही है और इसका बाप इसे समझा रहा है कि बेटा घर से बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी ये कर्फ्यू के नियम को तोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजा करने आ गई और वो नीच इतना कमीना निकला कि वो इसे अकेले छोड़कर भी भाग गया। वैसे मैं वहां होता तो इसे छोड़कर नहीं भागता, लेकिन इसमें गलती इसके डैड की भी है क्योंकि इसकी ही जैसी और भी लड़कियों को बचाने के काम पर लगा हुआ है। मरने दे सबको। जेनिस अपने फादर से कहती है कि तुमने मेरी कभी कद्र की ही नहीं। खैर वो भेड़िया तो यहाँ से निकल गया था और जाते हुए एक ऑफिसर को भी मार गया। खैर अब जॉन जेना को हॉस्पिटल में छोड़कर पहुंच जाता है सीधा टॉम के घर उसे सबक सिखाने, क्योंकि वो उसकी बेटी को छोड़कर भाग आया और घर पर आराम से सो गया। वो टॉम को पीटने लगा, लेकिन तभी टॉम की माँ जॉन के ऊपर पेपर स्प्रे मारकर उसकी हालत खराब कर देती है
और अब इसी हालत में जब वो वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे धक्का सा लगा क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे। अब उसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे क्योंकि काम के चक्कर में वो अपने डैड पर भी ध्यान नहीं दे पाया और इतना काम करने के बाद भी वो किलर को नहीं पकड़ पाया। ये सदमा हमेशा उसके डैड के ऊपर रह जाएगा। उसे अब दिन रात का भी होश नहीं रहा, वो पूरा दिन टेंशन में ही रहता। और अब जेना भी अपने फादर की ये हालत देखकर काफी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बेघर आदमी को दिखाया गया जो कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से मर जाता है। पुलिस को उसकी बॉडी मिल जाती है और पुलिस को लग गया कि यही किलर था क्योंकि एक तो उसके हाथ पर वुल्फ टैटू है, लंबा चौड़ा है और साथ ही अकेले में भी रहता था। साथ ही उसके बैकयार्ड से एक मिसिंग वुमन की जली हुई बॉडी भी मिली है। अब ये सारे सबूत काफ़ी थे इनके लिए ये जानने के लिए कि किलर मर गया। और ये बड़ी शर्म की बात थी जॉन के लिए क्योंकि जॉन ने इसे काफ़ी ढूंढा लेकिन ये जॉन को नहीं मिला। डॉक्टर भी इस बात के लिए जॉन को ताने मारता है तो जॉन ने उसे काम से ही निकाल दिया। अब केस क्लोज हो गया इसीलिए वो टाउन में घूमकर सभी सबूतों को वापस कर रहा था लेकिन हर जगह लोग उसकी तारीफ नहीं बल्कि हेट कर रहे थे। इसी दौरान जूलिया को कॉल आती है पीजे की। वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक सुई छोड़ गए थे। पीजे जब ठीक से बताता है तो जूलिया समझ गई कि वो सुई यूज़ होती है टैक्सीडर्मी में और पूरे टाउन में सिर्फ एक ही आदमी टैक्सीडर्मी करता है, पॉल। शायद ये सुई उसी सामान में थी जो ये पीजे को देकर गए थे, यानी कि ये क्राइम सीन पर मिली होगी। वहीं जॉन सबूत वापस करते हुए पॉल के घर पहुंच गया था। ये दोनों यहाँ पर बातचीत करने लगे तो जॉन ने पॉल से उसकी वाइफ के बारे में पूछा तो वो कहता है कि मैंने तो शादी नहीं की लेकिन हम जानते हैं कि मूवी की शुरू में इसने अपनी वाइफ का नाम लिया था। खैर जॉन इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेता तो पॉल उससे उसकी बेटी के बारे में पूछ लेता है। ये बात सुनकर जॉन का दिमाग थोड़ा खिसका तो ज़रूर लेकिन केस बंद हो चुका था इसलिए वो चुपचाप निकल लिया यहाँ से। लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी इसलिए वो वापस पॉल के घर गया और उससे कहता है सीधे खड़े होकर दिखाओ। उसे लगता है कि शायद ही कोई मजाक है लेकिन जॉन मजाक के मूड में नहीं था तो ये सीधा खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं कि असल में ये बहुत लंबा चौड़ा है। बिल्कुल उस वेयरवुल्फ की तरह पॉल समझ जाता है कि वो पकड़ा गया इसलिए जल्दी से वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। जॉन बैकअप के लिए कॉल कर देता है लेकिन वो बैकअप का वेट नहीं कर सकता था और यहाँ आकर उसे सारे डोज मिल जाते हैं, साथ ही वुल्फमैन का सूट भी। लेकिन तभी पीछे से अचानक से जॉन को स्टेप करके पॉल उसे ऊपर उठा देता है जिससे हम देख पाते हैं कि इसमें काफ़ी ताकत है। लेकिन तभी बैकअप यहाँ पहुँच जाता है तो पॉल जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ से निकल जाता है। और आज भी फुल मून है, जॉन भी उसके पीछे ही था लेकिन पॉल उसे फिर से पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले वो उसे जान से मारता है कि जूलिया यहाँ पहुंचकर उसे गोली मार देती है। तब जॉन जल्दी से उठकर सारी गोलियां उसके फेस में उतार देता है जैसे अब पीजे ने कहा था। और अब इस तरह से आखिरकार ये केस सॉल्व हो गया और अब जॉन को भी सुकून मिला। सारी अफवाहों के बाद भी वो सच पर टिका रहा और उसने ये प्रूफ भी कर दिखाया और अब वो चैन से मर सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद। यहाँ पर की जेनिस अपने नए कॉलेज में आ गई है और उसे छोड़ना है जूलिया और जॉन जो कि जिंदा बच गया है। लेकिन अब खास बात यह है कि जूलिया इस टाउन की शेरिफ है ना कि जॉन, क्योंकि अब जॉन का काम पूरा हो गया है। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है और वो अपनी बेटी जेनिस को बाय बोलकर यहाँ से चल देता है। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री मूवी थी, तो आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।